Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 2 of class 12th business studies, and the name of chapter is Principle of Management. Basically in this chapter we will study about the principles which are given by Taylor and Fayol, and what are their importance and how the management principles work in the progress and how they work to achieve the goal of the organization. So let us continue. Principles of management are broad and general guideline for decision making and behavior of managers. तो देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ये बताते हैं कि कैसे एक अच्छा निर्णय लिया जा सकता है और कैसे मैनेजर्स को बिहेव करना है टुवार्ड्स देयर एम्प्लॉय सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन गोल में कैन बी अचीव. द प्रिंसिपल सर्व एज जनरल प्रैक्टिकल गाइडलाइंस. तो ये एक तरह की गाइडलाइंस है, चाहे वो 14 प्रिंसिपल जो फ्योल ने दिया वो एक तरह की क्या है, गाइडलाइंस है मैनेजर्स के लिए, ताकि वो अपने डिसीज़न को, अपने एक्शंस को या और भी प्रॉब्लम जब वो सॉल्व कर रहे हैं तो वो सब सिस्टमेटिकली करें. ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से या जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे निर्णय लेके और बस प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट कर दें, इसलिए नहीं. प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हर और संस्था पे फ्योल के या टेलर के प्रिंसिपल लागू होते ही होते हैं, चाहे वो कैसी भी संस्था है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ तो सब जगह कॉमन ही होते हैं ना. तो प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज बिजनेस, हॉस्पिटल्स, क्लब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो कहीं पे भी कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो वो तो एम्प्लॉय है, उसकी सेम ही ज़रूरत है या सेम ही चैलेंजेस को वो फेस करता है, चाहे बड़ी फर्म का एम्प्लॉय हो चाहे फिर छोटी फर्म का एम्प्लॉय हो. डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अब ये कैसे ड्राइव किए गए हैं, लेट अस सी. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डेवलप किए गए हैं 2 स्टेप में. पहला ऑब्जर्व किया गया है कि क्या ये सही चीज़ है जो मतलब कि प्रिंसिपल दिया जा रहा है, और कैसे मतलब कि एक पर्टिकुलर खुद जाके उस चीज़ को फेस किया गया है. द मैनेजमेंट थिंकर्स एंड रिसर्चर्स ऑब्जर्व सर्टेन इवेंट्स इन एक्चुअल प्रैक्टिस. खुद उन्होंने ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और फिर उन्होंने उस तरह की क्या दी, गाइडलाइंस दी जो कि फ्यूचर में यूज़ करी जा सकती है. एक्सपेरिमेंटेशन. द गाइडलाइंस डेवलप्ड दो ऑब्जर्वेशन आर रिपीटेड बाय एक्सपेरिमेंटेड टू टेस्ट देयर वैलिडिटी. अब जो ऑब्जर्वेशन की गई उसको चेक किया गया कई बार, उन गाइडलाइंस को मतलब कि जो प्रिंसिपल क्रिएट किया जाएगा उसको कई बार चेक किया गया कि क्या ये सही है, क्या इसकी वैलिडिटी रहेगी, क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में ये सेम रोल प्ले करेगी. इंटेंसिटी में भी वेरी बट द जनरल गाइडलाइन विल बी द कॉमन फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस. नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है. कोई भी संस्था हो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, बड़ा हो छोटा हो, है ना, गवर्नमेंट संस्था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कैसी भी, हर जगह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लगेंगे, ये बात तय है. जनरल गाइडलाइंस है, मतलब एक तरह का रूल है, एक तरह की गाइडलाइन है जिस पे मैनेजर को काम करना है ना. और ये कभी भी मैनेजमेंट का कोई भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि रेडीमेड या स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देते हैं, नहीं. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एक तरह की गाइडलाइंस है कि अगर इनको फॉलो करा जाएगा तो प्रॉब्लम्स को अवॉइड करा जा सकता है ना. अगर देखो एक संस्था की ग्रोथ प्रॉपर्ली उसके एम्प्लॉय पे डिपेंड होती है. अगर उसका एम्प्लॉय खुश है ना, वो संस्था बहुत अच्छी तरक्की करेगी. और एक एम्प्लॉय तब खुश होता है जब उसके जो बेसिक राइट्स हैं वो उसको मिलते हैं. फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. तो ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ऑब्जर्व किया गया है. अभी हमने पीछे पढ़ा ना, ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंटेशन किया और एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस मतलब खुद फेस की चीज़ें, तब जाके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल डेवलप हुए. फ्लेक्सिबल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड. ये मतलब कठोर नहीं है या अपरिवर्तित नहीं है. दे आर फ्लेक्सिबल. इनमें परिवर्तन हो सकता है, मॉडिफिकेशन भी हो सकता है. कैसे होगा, वो जिस भी फर्म में लागू होने हैं वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है उस हिसाब से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करा जा सकता है. बट रिमेंबर दीज आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल. हर संस्था में इनको लागू करना पड़ेगा अगर संस्था की ग्रोथ रियल मायने में करनी है तो. मेनली बिहेवियरल. Principles of management aim at influencing human behavior because all work is done by human being. तो behavioral है क्योंकि सारा काम कौन करते हैं, ह्यूमन बीइंग करते हैं, है ना. और ह्यूमन बीइंग, देखो कोई भी आदमी काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति संस्था के अंदर काम कर रहा है,
हर व्यक्ति जो है लगभग सेम से चैलेंजेस को फेस कर रहा होता है जो संस्था से जुड़े हुए हैं। अगर एक के लिए एनवायरनमेंट अच्छा है तो दूसरे के लिए भी संस्था में जनरली अच्छा होना चाहिए, है ना। बट बहुत सारी संस्था में ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा चापलूस से तो संस्था के अंदर बहुत तरक्की कर रहे होते हैं, पर जो मेहनती लोग हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा होता है। तो फिर ऐसे क्या होता है, वो मेहनती लोग अपनी मेहनत को कम करने लगते हैं, ठीक है ना। तो बिहेवियरल है ये एक चीज़ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कहने का मतलब अगर इनको लागू किया जाएगा तो अच्छी चीज़ें चलेंगी और इनको नहीं किया जाएगा तो फिर क्या होगा, चीज़ों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये सारे रियल लाइफ सिचुएशंस पे हैं, ठीक है ना। इट मीन्स प्रिंसिपल्स हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द आउटकम ऑफ मैनेजरियल एक्शन, मतलब ये प्रिंसिपल मदद करते हैं कि अगर इनको लागू किया जाएगा तो मैनेजरियल जो एक्शंस होंगे वो अच्छे होंगे, है ना। और अगर इनको लागू नहीं किया जाएगा तो प्रॉब्लम बस ऐसे ही चलती रहेंगी, मैनेजमेंट को अपना या मैनेजर्स को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा एम्प्लॉयज़ की सिचुएशन से। हाउएवर एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टैब्लिश, ये बात तो ठीक है कि ये प्रिंसिपल एक्यूरेट तो बता ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है ना। एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं और इंटरनल फैक्टर भी होते हैं जो एक बिजनेस को इफेक्ट करते हैं बाय प्रिंसिपल्स एज दे अप्लाई मेनली टू ह्यूमन बिहेवियर एंड इन रियल लाइफ, क्योंकि ये तो एक इंसान के व्यवहार से जुड़े हुए प्रिंसिपल्स हैं, है ना। तो ये फैक्ट या एक्चुअल चीज़ को तो मतलब कि इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। सिचुएशंस आर नॉट आइडेंटिकल, और हर फर्म में सिचुएशंस क्या है, अलग अलग है ना। किसी में कोई प्रॉब्लम है, किसी में कोई प्रॉब्लम है। तो ये तो एक जनरल कह सकते हो आप, एक तरह का बेसिक गाइडलाइन है जो हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वर्क करता है। कंटिंजेंट, लेट अस सी, द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज डिपेंडेंट और कंटिंजेंट अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशन एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब एक संस्था के अंदर ये इम्प्लीमेंट कैसे होंगे, ये किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ की कंडीशन कैसी है, वहाँ पे किस तरह का माहौल है उस संस्था के अंदर, उस पर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स वहाँ वर्क करेंगे या नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे एक संस्था है जो अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखती है, सब कुछ कर रही है जो उसके एम्प्लॉयज़ के उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है और एम्प्लॉयज़ भी बहुत खुश हैं, तो जनरली क्या होगा, वहाँ पे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी हो गई, है ना। तो ये चीज़ तो डिपेंड करता है कि उस के फर्म में कंडीशंस कैसी हैं, उस पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इनकी, देखो इनकी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर संस्था का गोल अचीव कराना और संस्था को तरक्की करानी है तो ये तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लागू करने ही पड़ेंगे, है ना। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, प्रिंसिपल इम्प्रूव देयर नॉलेज, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो मैनेजर की नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, किससे उसका एम्प्लॉय परेशान होगा, किससे उसका एम्प्लॉय खुश रहेगा, एबिलिटी बढ़ाते हैं मैनेजर की। अंडरस्टैंडिंग मैनेजरियल सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, है ना, मैनेजर को एक मतलब एक तरह का आइडिया प्रोवाइड करते हैं कि हाउ ही और शी हैव टू डू द एक्टिविटीज़, व्हाट हिज और हर एक्शन शुड बी, ये मैनेजरियल प्रिंसिपल जो हैं वो उसको बताते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, देखो अगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को लागू किया गया तो जो संस्था के संसाधन हैं उनका प्रॉपर यूज़ होगा, मैक्सिमम यूज़ होगा और अच्छी तरह संस्था वर्क करती रहेगी। जैसे एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, अगर संस्था के अंदर सभी लोगों में इक्वल काम बांट दिया जाए तो सभी लोग काम करेंगे, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है। यूनिट ऑफ डायरेक्शन, मतलब एक व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति अगर मान लो क्या करे, डायरेक्ट करे या चीज़ें मतलब कि एक ऑर्डर में चलें तो भी अच्छा रहेगा, है ना। फैसिलिटेट्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स, और इनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। साइंटिफिक डिसीजंस, द मैनेजमेंट डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड जस्टिफिएबल इन टर्म ऑफ इंटेंड पर्पज़, तो जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होंगे वो क्या होंगे, फैक्ट पे बेस होंगे और उनको जस्टिफाई करा जा सकता है। आप हेनरी फ्योल के कोई सा भी प्रिंसिपल उठाओ वो सब जस्टिफाइबल है, क्योंकि वो सब क्या है, प्रॉपर एक एक्चुअल कंडीशन को देख के बनाए गए हैं, तो इसीलिए क्या होगा, वो तो हर जगह ही लागू होंगे और जस्टिफाइबल भी होंगे। भाई देखो जो चीज़ यूनिवर्सल है, जो चीज़ सबको पता है कि हाँ ये होनी है और ये इसके होने से ये परिणाम है, तो उसको तो मतलब कि हम नकार ही नहीं सकते।
मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वो एनवायरनमेंट के जो एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है उसके साथ संस्था को डायनेमिक वे में मॉडिफाई करने में क्या करते हैं, फ़ायदा करते हैं, बदलते हैं। ऑल दो प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस, हमें पता है प्रिंसिपल्स तो जनरल गाइडलाइन है मैनेजमेंट के, बट दे आर फ्लेक्सिबल, मॉडिफाई करे जा सकते हैं, है ना, डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट में, क्योंकि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल टेस्ट लोगों का ये सब चीज़ें बदलती रहती है ना, तो इस हिसाब से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी बदला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आया एक कंपनी के लिए और उसको पता है कि उसके मतलब कि उनके एम्प्लॉयज़ को रात भर काम करना पड़ेगा, ये एक एग्जाम्पल है। तो अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या आ सकती है कि भाई मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, उनको एक्स्ट्रा पे दे दे जिससे एम्प्लॉयज़ भी खुश रहें और वो ज़्यादा काम भी करें। फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, एम्फेसिस फॉर ट्रीटमेंट टू ऑल वर्कर इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स इन फुलफिलिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड देम। देखो ये प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं हर एम्प्लॉय पे इक्वली लागू होते हैं, यानी अब संस्था के अंदर टॉप लेवल का एम्प्लॉय है या लोअर लेवल का है या मिडिल लेवल का है, दे ऑल आर इक्वल। और जब वो सब इक्वल होंगे तो उनके अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव तो होगा नहीं, तो ये एक जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो जाएगी संस्था को कि सबको संस्था इक्वली ट्रीट कर रही है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिसर्च, the principle help to increase knowledge and are used as a basic for management training, education and research. These principles can be used as training purpose and education और research के तौर पे मैनेजर के लिए इनको यूज़ करा जा सकता है। Now let us see important parts. फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो हेनरी फ्योल 1841 to 1925 ये फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। फ्योल वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई फॉर मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का कंसेप्ट फ्योल ने दिया पहली बार। हेनरी फ्योल इज़ वेल नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट और इनको जनरल मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता है, इसको अंडरलाइन कर लेना, सीयूईटी या बोर्ड का ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो अब हेनरी फ्योल ने दिए, जैसे पहला डिवीज़न ऑफ वर्क, हेनरी फ्योल ने देखो सबसे बढ़िया पहला काम दिया कि एक संस्था के अंदर ना कभी भी सारा काम एक आदमी के ऊपर नहीं लाद देना चाहिए, एक आदमी के कंधों पे नहीं डाल देना चाहिए। संस्था के अंदर क्या होना चाहिए, डिवीज़न ऑफ वर्क को बांट दिया जाए अलग अलग लोगों में, उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से कि कौन क्या काम कर सकता है ना, कौन किस काम का स्पेशलिस्ट है और कौन किस काम के लिए कॉम्पिटेंट है जो अच्छी तरह कर लेगा, उस हिसाब से काम को बांट दो। उससे क्या होगा, काम भी टॉप होगा, एक नंबर का होगा और संस्था ग्रो भी करेगी और संस्था अपने हर रिसोर्स का यूज़ भी करेगी। तो फ्योल का पहला प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क, काम को बांट देना चाहिए, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब देखो कोई भी मैनेजर है या कोई भी वर्कर है उसको थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी दो। क्यों, क्योंकि मान लो अगर उसे कोई निर्णय लेना, वो इंतज़ार कर रहा अपने सीनियर का, इतना में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया। छोटी मोटी अथॉरिटी की पावर होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। लेट अस रीड, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस हो। जैसे अथॉरिटी इज़ द राइट टू गिव ऑर्डर, अथॉरिटी में क्या होता है, एक व्यक्ति के पास अधिकार होते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देने के लिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ड्यूटी which a subordinate is expected to perform by the virtue of his position in the organization। और responsibility क्या होती है, एक subordinate की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है जो उसको पूरी करनी है। authority and responsibility go hand in hand, मतलब जितनी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसी हिसाब से उसको ऑर्डर मिले तो वो अच्छा काम करेगा, है ना। अब मान लो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो थोड़ी बहुत है और ऑर्डर उसे दुनिया भर के दिए जा रहे हैं तो वो भी दिक्कत है, ठीक है। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प्स इन मीटिंग, तो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के चलते रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो टाइम पे पूरी होती हैं और किसी भी तरीके का अथॉरिटी का मिसयूज़ नहीं होता, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड अगेंस्ट एब्यूज़ ऑफ मैनेजरियल पावर, और अगर कोई मैनेजर अपनी पावर्स का गलत उपयोग करता है तो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि वो वहाँ पे चीज़ें देखी जा सकें, है ना, कंट्रोल करी जा सके। At the same time, a manager should have necessary authority to carry out his responsibility। अब देखो फॉर एग्जांपल मैनेजर है एक संस्था के अंदर या कोई भी आदमी है, कोई भी व्यक्ति है, उसके ऊपर किसी चीज़ की जिम्मेदारी है कि उसको ये काम करना है। अब मान लो उस काम के दौरान कोई ऐसा
एक्शन लेना पड़ रहा है जो बहुत नेसेसरी है, मतलब कि बहुत ज़रूरी चीज़ है वो, तो उस व्यक्ति के पास अथॉरिटी हो उस डिसीज़न को लेने की, ताकि वो गोल अचीव हो सके, है ना। अब मान लो अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी तो चैलेंज क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। उसको वेट करना पड़ेगा अपने सुपरवाइज़र का या सीनियर का, और कब वो आएगा, कब काम होगा, कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़ी सी अथॉरिटी भी हो, पर अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है ना। डिसिप्लिन, लेट अस रीड। Discipline refers to the obedience to rule and regulation of the organization which is necessary for systematic working of the organization. Discipline का मतलब होता है कि जो भी संस्था के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो संस्था के सारे नियम कानूनों को माने, प्रॉपर वे में संस्था की ग्रोथ को एंश्योर करें। अकॉर्डिंग टू फ्योल, डिसिप्लिन के अंदर क्या आता है, रिक्वायर गुड सुपीरियर ऑल लेवल, हर उस पर अच्छा सुपीरियर हो, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट हो, है ना, रूल्स और जुडिशियस एप्लीकेशन का और पेनल्टीज़ का, मतलब सब कुछ, सब नियम कानून साफ हो और हर कोई उसे अच्छे से फॉलो करे। क्योंकि देखो जिस भी संस्था के अंदर डिसिप्लिन नहीं होता ना, वो संस्था कभी ग्रो नहीं करती। ये आप इंडिविजुअल लाइफ में भी देख सकते हो। अगर हमारी लाइफ में हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे ना, तो हम भी ऐसे ही रह जाएंगे। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है अपने गोल को अचीव करने के लिए। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है ना, एक प्रॉपर वे में जिस तरह हमें अपने गोल को अचीव करना है उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है, लैक ऑफ डिसिप्लिन रिजल्ट इन क्योस एंड लीड्स टू डिसरप्शन इन सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपस में लड़ रहे हैं, वो बेचारा काम कर रहा है, वो परेशान है, वो या वो देख रहा है इनको लड़ते हुए, तो इससे क्या हुआ, काम भी रुका और एम्प्लॉयज़ भी परेशान है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। चाहे स्कूल का डिसिप्लिन है, आप क्लास में रहते हैं तो वहाँ का डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। यूनिटी ऑफ कमांड, लेट अस रीड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड वन सुपीरियर। मतलब मान लो जैसे एक सबऑर्डिनेट है, मैं हूँ, तो मेरे को ना, मैं जवाब दे बस एक के प्रति हो और एक ही सुपीरियर हो जो मुझे ऑर्डर दे। अगर मुझे 10 सुपीरियर ऑर्डर देने लगे, मेरे को यही नहीं समझ में आएगा किसका काम करना है और किसका नहीं करना है, तो उससे क्या होगा, क्योस क्रिएट हो जाएगा और मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊँगा। तो मतलब कहने का है, एक अगर एम्प्लॉई है तो उसको एक ही व्यक्ति ऑर्डर दे, ये नहीं कि उसको 10 व्यक्ति ऑर्डर दे रहे, और बेचारा परेशान हो जाएगा, उसकी क्या होगी, जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो किस किस के काम पूरे करेगा। ड्यूअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। दो व्यक्तियों का अगर उसको सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दिए जा रहे हैं, उसको अवॉइड किया जाए। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ना, सबऑर्डिनेट के लिए, कि उसको समझ ही नहीं आता कि पहले किसका काम पूरा करें। मान लो उसने सुपीरियर 2 का काम पूरा कर दिया, तो सुपीरियर 1 परेशान हो जाएगा उससे कि यार इसने पहले उसका काम कैसे पूरा किया, है ना। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट, डिसहार्मोनी एंड मैनी अदर अनप्लीजेंट सिचुएशन, एम्प्लॉय को सिर्फ एक सुपीरियर या एक बॉस क्या करे, ऑर्डर दे। अब देखो ये सबऑर्डिनेट है, अगर एक सुपीरियर ऑर्डर देगा ये बहुत अच्छा करेगा, यहाँ पे इसको 2 सुपीरियर ऑर्डर दे रहे, ये सबऑर्डिनेट सुपीरियर 2 की बात मान लेता है पहले और इसको कर रहा होता है, पर सुपीरियर 1 को अर्जेंट काम होता है, तो क्या होगा, ये इसके और उसके क्या होगी, कन्फ्यूज़न, कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, डिसहार्मनी हो जाएगी, या कोई ऐसी अनप्लीजेंट सिचुएशन हो जाएगी जिसमें वो इसको कुछ सुना देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन implies that there should be one head and one plan for group of activities having same objective। तो जिस ग्रुप का सेम ऑब्जेक्टिव है उसका एक हेड हो, वहाँ पे सभी लोग एक प्लान को फॉलो कर रहे हो, ताकि वो सब लोग एक दिशा में आगे बढ़ते रहें। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कई सारे हेड होंगे और कई सारे प्लान होंगे तो क्या होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आ ही नहीं पाएंगी, चीज़ें अर्थ व्यस्त हो जाएंगी। इट एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शंस एंड कोऑर्डिनेशन एंड अवॉइड अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। तो अगर एक प्लान होगा और एक ही हेड होगा तो किसी भी तरीके की दोहरी चीज़ें नहीं होंगी, डुप्लीकेशन नहीं होगा, और एक्शंस में और कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, है ना, अगर एक ही, क्योंकि सबको पता है कि उन्हें फिर किस हिसाब से काम करना है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फ्योल ये भी कहता है कि देखो कोई भी एम्प्लॉय है, वो किसी संस्था के अंदर काम कर रहे हैं, तो उस एम्प्लॉय का अपना हित है, अच्छी सैलरी, ग्रोथ, है ना, और फ्यूचर में मतलब कि इंक्रीमेंट, वो सब चीज़ें, तो उसका इंटरेस्ट तभी तो पूरा होगा जब संस्था अपना इंटरेस्ट पूरे करेगी। तो एक व्यक्ति को कभी भी संस्था के अंदर सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, उसको अपने इंटरेस्ट को संस्था के हितों के साथ लेके चलना है ना।
अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। तो संस्था के इंटरेस्ट इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से बड़े हों। अ मैनेजर कैन एश्योर दैट दिस प्रिंसिपल थ्रू हिज बिहेवियर। और एक मैनेजर कैसे इसको जांच सकता है इस चीज़ को, अपने बिहेवियर के ज़रिए। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वन राइज वैन हिज ऑर्गेनाइजेशन राइज। ये मैंने अभी आपको बताया, एक संस्था तरक्की करती है तो एक एम्प्लॉय तरक्की करता है, पर याद रखना संस्था तरक्की तभी करती है जब हर अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखती है। क्योंकि अगर किसी भी संस्था में कोई एम्प्लॉय खुश नहीं है ना, तो फिर वो संस्था कभी तरक्की कर ही नहीं सकती। रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, अब ये कई बार ना आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, या हम अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात होता है जहाँ काम कर रहे, तो रिम्यूनरेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। जो मैनेजमेंट के करीब है उनके रिम्यूनरेशन अच्छे हैं, जो थोड़े दूर हैं या बस अपना मेहनत से काम कर रहे हैं वो उनके थोड़े रिम्यूनरेशन कम है। ये होता है, ये नेचुरल है, आप भी देखोगे लाइफ में रिम्यूनरेशन में वेरिएशन ना हो। अगर पैसों में या बोनस में या इस सब चीज़ों में भेदभाव होता है ना संस्था के अंदर, एम्प्लॉय का मन टूटता है, फिर वो काम नहीं करता सही से, ठीक है। क्योंकि उसका मोराल मोटिवेशन गिरता है कि यार जब काम करके भी इतना ही सही मिलना और बिना काम करे भी इतना ही मिलना, तो फिर बिना काम करे करो। और ऐसे में संस्था के गोल, फिर संस्था की गिरावट शुरू हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन एम्प्लॉय का अच्छा हो, फेयर हो हर संस्था के अंदर, है ना, और सबको इक्वल मिले। एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी हैज़ अर्न हायर प्रॉफिट, मान लो एक कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही, तो उसका कुछ हिस्सा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी बांटते बोनस के तौर पे, है ना। इससे एम्प्लॉयज़ खुश होते हैं और उनका मोराल बढ़ता है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर संस्था के अंदर टॉप लेवल वालों के पास है, और डिसेंट्रलाइजेशन में पावर जो है वो सुपीरियर से सबॉर्डिनेट में बांटी जाती है। तो देखो, अगर सेंट्रलाइजेशन होगा डिसीजन मेकिंग में डिले होगा। कुछ चीज़ों में सेंट्रलाइजेशन अच्छा भी है कि चलो कोई भी अपनी मतलब पावर का गलत नहीं उपयोग कर पाएगा, पर जहाँ पे जो डिसीजन लेने की ज़रूरत है वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। देयर इज़ अ नीड टू बैलेंस सबॉर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन के ज़रिए सबॉर्डिनेट को भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है ना। मैनेजर रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन। मान लो कोई निर्णय लेना है तो हम एक सबॉर्डिनेट उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, फाइनल डिसीजन में भी टेकन बाय द टॉप अथॉरिटी और द मैनेजर के द्वारा, पर सबॉर्डिनेट को भी इंट्रोल वो करें कि उसके मतलब कि अगर तेरे को लग रहा है कि कोई चीज़ में चेंज होना है तो बता के, है ना, और या फिर अगर लग रहा है कि बहुत नेसेसरी चेंज है तो खुद से भी कर दे उसको अगर वो सही है। जैसे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत वाला कंसेप्ट देखा होगा, इंडिया के अंदर पावर्स को बांटा गया है ना, जिम्मेदारियां भी अलग अलग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग है, स्टेट की अलग है और पंचायत की अलग है। क्यों किया गया है ये, ताकि स्मूथली देश की जो गवर्नेंस है वो चलती रहे। स्केलर ऑफ चैन का मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पे दे रखा है। अगर मान लो ई को कांटेक्ट करना है तो वो किससे करेगा, डी से करेगा, डी को करना है सी से, सी को बी से और बी ए से, और डी अगर एच से कांटेक्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गैंग प्लैंक। मतलब भी कोई किसी से भी, डी एंड एच कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर आफ्टर इन्फॉर्मिंग देयर रेस्पेक्टिव। इन दोनों को इन्फॉर्म कर दिया, मान लो डी ने सी को कर दिया, एच ने जी को, मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ या कुछ चीज़, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मान लो बिना उसको इन्फॉर्म करे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो स्केलर चैन में क्या होता है, एक के ऊपर एक, और गैंग प्लैंक में क्या होता है, आपस में एक दूसरे से करते हैं, सुपीरियर से नहीं करते। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चैन ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि ई का सुपीरियर डी, डी का सुपीरियर सी, इस तरीके से, है ना, कम्युनिकेट करने के लिए। पर इसमें टाइम लग जाता है बहुत बार, ए तक बात पहुंचने तक बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। फॉलोड बाय मैनेजर और सबॉर्डिनेट्स के द्वारा, ए के लिए सबॉर्डिनेट कौन है, बी, बी के लिए कौन है, सी, इस तरीके से। द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक आर नोन एज स्केलर चैन। तो इसी को क्या बोला जाता है, स्केलर चैन। ए से लेके ई तक ये चैन बनी हुई है एक। स्केलर चैन इज क्रूशियल टू एंश्योर यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड रहेगी, ए किसको कमांड देगा, बी को, बी किसको, सी को, सी किसको, डी को, डी किसको, ई को, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहेगा। बस थोड़ा डिले प्रोसेस है और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 10 ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या, संस्था के अंदर हर आदमी जो उसका करेक्ट प्लेस है, मतलब कि जो उसकी एबिलिटी जिस चीज़ के द्वारा करेक्ट प्लेस है वो वहीं अपॉइंट होना चाहिए। हर चीज़ एक ऑर्डर में हो, कुछ भी अगर इधर उधर हुई चीज़ें तो बस फिर गया प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, है ना।
पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेस, चाहे लोग हों वो उनका भी एक स्थान हो संस्था में, प्रॉपर मटेरियल हो, सामान हो उसका भी, क्योंकि देखो मान लो जैसे कमरे में सामान बिखरा पड़ा, आपको अच्छा लगेगा नहीं, पर अगर कमरे में सामान प्रॉपर अरेंज हो तो अच्छा लगेगा ना। सेम संस्था, अगर एम्प्लॉयज़ अपने करेक्ट प्लेस पे हैं, हर मटेरियलिस्टिक चीज़ संस्था में करेक्ट प्लेस पे है, तो संस्था अच्छी लगेगी, ग्रो करेगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी। इक्विटी, इक्विटी मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, है ना। ये नहीं कि कोई व्यक्ति मैनेजमेंट के करीब है उसको तो आसमान पे बिठा रखा, दूसरों को नीचे धरती पे, ऐसा ना हो। हर एम्प्लॉय इक्वल हो, किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, जाति का, धर्म का, जेंडर का, विश्वास का, नेशनलिटी का, रिलीजन का। बहुत सी संस्थाओं में होता है ये कि मान लो जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर राज्य से है तो वो संस्था के अंदर अपनी पर्टिकुलर राज्य की भाषा बोलने वालों को सपोर्ट करता है, या अपने रिश्तेदारों, ऐसा ना हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो और संस्था अच्छे से ग्रो करे, है ना। हर एम्प्लॉय इक्वली ट्रीट किया जाए। इफ़ द मैनेजमेंट इज़ पार्शियल, अगर मैनेजमेंट पार्शियल हुई, बाइज्ड हुई, है ना, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, वो डिससेटिस्फाई रहेंगे, वो अपना 100% एफिशिएंट और इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन संस्था में नहीं देंगे। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, लेट अस सी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर एफर्ट टू अचीव स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सोनल। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है संस्था में तो उसे एक स्टेबल टेन्यूर दिया जाए, और अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसे ग्रोथ भी दिया जाए, उसका टेन्यूर भी बढ़ा दिया जाए, है ना, टाइम भी। इससे वो लगातार मोटिवेट रहेगा और संस्था के लिए अच्छे से अच्छा काम करता रहेगा। फ्योल वाज द व्यू दैट एम्प्लॉयज शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर द ड्यू रिगुलस प्रोसीजर। तो फ्योल ये कहते हैं कि कोई भी संस्था के अंदर एम्प्लॉय ऐसा ही ना भर लिया जाए बिना मतलब एबिलिटीज़ को देखिए, प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉलो, सारा कुछ देखा जाए कि क्या ये संस्था के लिए सूटेबल है। याद रखना, अगर संस्था के अंदर ऐसा व्यक्ति भर लिया ना कि जो कोई काम नहीं करता है, जिसको कुछ नहीं आता, बस जान पहचान के तौर पे थी, उसको रख लिया तो रख तो लिया, उसको कल को संस्था कोई चोट पहुँचाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आता है नहीं कुछ, वो संस्था की लाइबिलिटी बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। वन सेलेक्टेड दे शुड बी कीप एट देयर पोजीशन फॉर अ मिनिमम पीरियड, मतलब सेलेक्ट होने के बाद वो टेन्योर होना चाहिए प्रोबेशन पीरियड का, और अगर वो अच्छा काम करे, रिजल्ट दे, तो फिर उसको परमानेंट या और जो भी चीज़ें होती हैं वो दी जाए। इनिशिएटिव, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर शुड बी एनकरेज एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। अगर मान लो कोई डिसीजन लेना है छोटा मोटा, तो वर्कर के पास पावर हो, कोई इनिशिएट मतलब कि नई तरह की चीज़ का एडिशन करना है उस काम को करते वक्त, तो वर्कर के पास पावर हो कि वो कर सकता है। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? शुरुआत, है ना। फिर उस शुरुआत को स्ट्रेंथ मिलती है ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए। इट इज़ वन ऑफ द ट्रेट ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि देखो एक इंटेलिजेंट पर्सन शुरुआत करने से डरता नहीं, है ना। अगर उसको लगता है कि ये चीज़ संस्था के लिए अच्छी है तो वो उसको करने की कोशिश करता है, और जो कि सही भी है। स्पिरिट द कॉर्प्स, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हारमोनी अमंग एम्प्लॉय। मतलब कि ज़रूरत क्या है कि संस्था के अंदर क्या हो, क्योंकि हमें पता है संस्था का गोल तभी अचीव होता है जब ग्रुप एक्टिविटी होती है, तो सभी मेंबर यूनाइट होकर रहें संस्था के अंदर, हारमोनी भाईचारा रखें आपस में, तो संस्था के अंदर एम्प्लॉयज़ भी खुश रहेंगे, संस्था भी तरक्की करेगी। और अगर एम्प्लॉयज़ आपस में एक दूसरे से फूकते होंगे, एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते, तो वह फिर होगी संस्था की तरक्की। फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट फ्योल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर वाइडली एप्लीकेबल। हर संस्था में ये चलेंगे, है ना। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, मैनेजर प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, और एक ये कॉस्ट प्रोफाउंड इम्पैक्ट भी डालते हैं संस्था के ऊपर, जो आज के दौर में ज़रूरी भी है, क्योंकि आज का एनवायरनमेंट तो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर रिजल्ट, ये स्पिरिट द कोर्स का है। देखो सब संस्था में सब कंट्रीब्यूट करते हैं, तभी संस्था का रिजल्ट निकलता है। एक जैसे वो आपने देखा फॉर एग्जांपल 4 पिलर के ऊपर और एक वो टिकी हुई है इमारत, आप उसमें से 2 पिलर तोड़ दो तो क्या होगा? संस्था गिर जाएगी। सेम एम्प्लॉयज़ होते हैं, चारों अगर सब संस्था के अंदर सब अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन देंगे और अच्छे से अच्छा देंगे कंट्रीब्यूशन, संस्था ग्रोथ करेगी। F.W. टेलर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, लेट अस सी। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, और अपने 26 साल के करियर के दौरान जो भी इन्होंने मैनेजमेंट के चीज़ों को फेस किया या चैलेंजेस को दिया, उस बेस पे इन्होंने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए।
लेट अस सी साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग। इट इज़ ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ वर्क। देखिए जो भी प्रिंसिपल मैनेजमेंट के हैं वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्टडी है। द एनालिसिस ऑफ वर्क इनटू सिंपलेस्ट एलिमेंट एंड द सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्कर्स परफॉर्मेंस ऑफ ईच एलिमेंट। और ये सारे प्रिंसिपल इसलिए दिए गए हैं ताकि एक सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट आए एक संस्था के अंदर और संस्था ग्रोथ करे। अब साइंस जो है वो रूल ऑफ थंब तो होता नहीं है ना। रूल ऑफ थंब मीन्स इन द अर्लियर डेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मैनेजर रिलाइड ऑन पर्सनल जजमेंट। अपनी मनमर्जी से ले लेते थे निर्णय पहले संस्था के अंदर लोग हैं ना। एंड अटेंडिंग टू द प्रॉब्लम दे कन्फ्रंटेड इन द कोर्स ऑफ, और मतलब कि जब वो अपने वर्क को मैनेज कर रहे हो तो किसी भी तरीके की अगर उन्हें समस्या आती थी वो अपने हिसाब से चीज़ों को देख लेते थे। पर अब ऐसा नहीं है ना। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो रूल ऑफ थंब नहीं है आज के दौर में, पूरी साइंटिफिक मैनेजमेंट लगती है। तो इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए हैं, जैसे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हारमोनी नॉट डिस्कार्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब सब साथ चलें, किसी तरह का इंडिविजुअलिज्म ना हो कि अपने बारे में सोचना बस। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, और वर्कर्स का डेवलपमेंट इस तरह हो ताकि वो अपना मैक्सिमम दें। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब इनका पहला है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल साइंटिफिक स्टडी की जानी चाहिए, एनालिसिस किया जाना चाहिए ईच एलिमेंट का जॉब के, इन ऑर्डर ताकि टू रिप्लेस द जो पुराने तरीके थे जजमेंट के या डिसीजन करने के या वो हिट और ट्रायल मेथड थे वो सब खत्म हो और एक प्रॉपर वे में चीज़ें चलें साइंटिफिक मैनर में। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। According to this principle, there should be complete harmony and proper understanding between management and worker, and they should go work together for organizational goal. मतलब वर्कर और मैनेजर के बीच में अच्छे रिलेशन हो, मैनेजर अपने आप को हवा में ना उड़ाए। कहने का मतलब है ये ना सोचे कि मैं तो सुपीरियर हूँ वर्कर से, है ना, और वर्कर को अनइक्वली ट्रीट करे, ऐसा ना करें। तो सबको साथ लेके चलें, क्योंकि संस्था के अंदर सब एम्प्लॉय होते हैं, पोजीशन में वेरिएशन आ जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। हारमोनी नॉट डिस्कार्ड, शेयरिंग ऑफ गेन्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर लीड टू कंप्लीट हारमोनी। जब मान लो मैनेजमेंट अच्छा काम करती है तो वर्कर्स के साथ भी उसको शेयर किया जाए, वर्कर को अप्रिशिएट किया जाए, तो वर्कर्स भी क्या होते हैं, खुश रहते हैं और अपना एफिशिएंटली और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, लेट अस सी, मतलब कि सब साथ मिलके चलेंगे तभी संस्था का काम अचीव हो सकता है, गोल अचीव हो सकता है। According to this principle, there should be cooperation between management and workers instead of individualism की जगह cooperation हो। Competition should be replaced by management. Both management and worker should realize the need and importance of each other. देखो कंपटीशन होना ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, उससे हर व्यक्ति संस्था के अंदर वो करता है अपने आप को इम्प्रूव, पर ऐसा कंपटीशन ना हो जिसमें क्या हो, एक वर्कर सोच रहा है कि इसको रिप्लेस कर दूँ, इसको निकलवा दूँ या इसका नुकसान कर दूँ। नहीं, कोऑपरेशन ज़रूरी है, सब साथ मिलके काम करेंगे तभी संस्था की ज़रूरतें पूरी होंगी और एम्प्लॉयज़ भी एक दूसरे की जो साइकोलॉजिकल नीड है उसको पूरा कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, वर्कर्स का इतना अच्छे से ट्रेनिंग मिले उन्हें, है ना, प्रॉपर काम समझाया जाए ताकि वो अपनी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम को करें और संस्था के गोल को अचीव करें। मैनेजमेंट ऑफ वर्कर एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ वर्कर, उनको साइंटिफिक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। किसी भी चीज़ काम को करने के लिए अगर उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो तो वो काम क्या होता है, वर्कर के द्वारा अच्छा किया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अब कैसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक द टास्क ऑफ सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एंड ईच फंक्शन इज एंट्रस्टेड टू ए स्पेशलिस्ट फोरमैन। फोरमैन का मतलब 4-5 वर्कर है, उनके ऊपर एक फोरमैन है, जो उस फोरमैन मतलब कि वर्कर्स को टास्क दिया गया, वो फोरमैन देख रहा है कि ये सही से काम हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है या नहीं, है ना। हर फंक्शन के लिए अलग फोरमैनशिप हो जाएगी तो वर्क बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योस भी क्रिएट नहीं होगा और चीज़ें मिक्सड अप भी नहीं होंगी। फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ द, वही डिवीजन ऑफ वर्क का मैंने आपको बताया, वर्क को बांट दो और फिर उसके हिसाब से एक फोरमैन उनके ऊपर वो अपॉइंट कर दो जो सारा काम देखता रहे और सही से चीज़ें होती रहे, है ना। तो इसी का ही एक एक्सटेंशन है डिवीज़न ऑफ वर्क का, इससे स्पेशलाइजेशन आ जाता है। देखिए जैसे एग्जांपल दे रखा है, फैक्ट्री मैनेजर, प्लानिंग इंचार्ज अलग है, प्रोडक्शन इंचार्ज अलग है, फिर ये आगे कर दे स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, इन सबको अलग
है ना, इंस्ट्रक्शन हेड क्लर्क रूटीन का, इससे क्या होगा, फंक्शनल फोरमैनशिप क्रिएट होगी। अगर इस वर्कर को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसी के पास जाएगा जो मतलब कि उस काम को देख रहा है। ये 8 तरह के हैं, ये अभी हमने जो ऊपर देखे हैं आप डिटेल में पढ़ लेना जरूर, है ना, कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। ये आपसे सीईटी में या उसमें पूछ सकता है, क्या नाम, केस स्टडी के जरिए। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन, अब देखो कोई भी काम है उसका एक स्टैंडर्ड तय हो, है ना, ताकि वो काम बेस्ट से बेस्ट निकले, है ना। क्योंकि देखो अगर हम अपने लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं उन्हें टारगेट देता हूँ कि तुम्हें 100 से तो कम लाने ही नहीं है, तो मैंने एक स्टैंडर्ड तय किया, फिर बच्चे उसी हिसाब से क्लास में मेहनत करते हैं और रिजल्ट आता भी इतना ही है लगभग सभी बच्चों का, वो अच्छे से करते हैं। तो जब एक स्टैंडर्ड तय होता है तब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सिंप्लीफिकेशन मतलब कि काम भी उन्हें अच्छे से समझाना है ना, तभी हर चीज़ अच्छी होती है। ये नहीं कि स्टैंडर्ड तो तय कर दिया और उसको सिंप्लीफाई करा नहीं तो फिर तो होगी गोल अचीव। रेफर्स टू एलिमिनेटिंग सुपरफ्लोसियस और अननेसेसरी वेराइटी साइज ग्रेड्स ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इन सबको ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ उनके स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए चाहिए बस वही चीज़ उनको बतानी है, फालतू इधर उधर की बातें नहीं, है ना। जैसे मान लो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों तुम्हें 100 नंबर लाने हैं और बस हर चीज़ उनके हम वो एफर्ट कर रहे हैं जिससे 100 नंबर आए तो 100 आ जाएंगे, है ना, और नॉलेज भी डेवलप होगी। पर हम इधर उधर की चीज़ें कर रहे हैं तो उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और गोल भी नहीं अचीव होगा। द थर्ड थिंग इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी मीन्स लेट अस सी इज कंसर्न कैसे एक काम को किया जाएगा, है ना, बेस्ट वे क्या है जॉब को करने का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज़ टू मिनिमाइज द कॉस्ट, क्योंकि अगर मान लो बेस्ट वे सेलेक्ट किया जाए तो कॉस्ट प्रोडक्शन की कम हो जाती है, क्वालिटी मैक्सिमम आती है, कस्टमर सेटिस्फाई रहता है ना। मेथड स्टडी। मोशन स्टडी। मोशन स्टडी रेफर्स टू मेकिंग थ्रो एनालिसिस ऑफ वेरियस मोशन इज बीइंग परफॉर्म बाय अ वर्कर वाइल। जब एक वर्कर काम कर रहा है तो उस दौरान वो क्या क्या चीज़ें कर रहा है ना, लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सीटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन ईटीसी, इन सबको जान मतलब मोशंस पे स्टडी करना है एम्प्लॉय की, है ना। मतलब कि अगर वो गुस्से में पटक रहा है चीज़ों को लिफ्ट कर रहा है तो समझो वो परेशान है। इससे भी पता चल जाता है अगर एक एम्प्लॉय की मोशन स्टडी अच्छी है तो वो सब काम बढ़िया से करेगा। टाइम स्टडी के अंदर आता है कि वो कितना टाइम ले रहा है अपनी जॉब को पूरा करने में, है ना, जो उसको काम दिया गया है। अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो प्रॉब्लम है कुछ, है ना, और अगर कम टाइम में कर रहा है रीजनेबल स्किल्ड के साथ तो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फटीग स्टडी का मतलब क्या होता है, देखो मान लो जैसे वर्कर काम कर रहा है तो उसके टाइम टू टाइम रेस्ट भी हो, फटीग स्टडी हो, टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को क्या मिले, रेस्ट मिले, ताकि वो अच्छी अपनी इफेक्टिव से इफेक्टिव परफॉर्मेंस दे सकें। फटीग स्टडी रेफर्स टू द डिटरमाइनिंग द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल। कितनी देर का इंटरवल होगा, जैसे आप लोगों को स्कूल में इंटरवल क्यों मिलता है, ब्रेक क्यों मिलता है 15 मिनट या 20 मिनट का, जितने का भी होता होगा, ताकि आप रिलैक्स हो जाओ और फिर से दोबारा से अच्छे से काम कर सको। वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एम्प्लॉय बस काम करता रहेगा, थकता रहेगा, है ना। वो एक मीम देखा होगा आपने जिसमें क्या करता है, वो बेड से उठता है, टेबल पे बैठता है, काम करता है दिन भर, फिर बेड पे सो जाता है, ऐसे इसी तरह बस चलता रहता है। तो ऐसा ना हो, फटीग स्टडी में रेस्ट होता है। अभी तो संडे भी दिया गया है। फटीग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एंड फ्रीक्वेंसी द रेस्ट इंटरवल। एक व्यक्ति कितना रेस्ट करेगा, ये किसके अंदर आता है, फटीग स्टडी के अंदर आता है, ठीक है। रेस्ट इंटरवल्स इन बिटवीन वर्क, ये लंच टाइम हो गया इससे, ताकि स्टेमिना बूस्ट हो जाए और चीज़ें एम्प्लॉय एनर्जाइज हो जाए। डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम, जो एफिशिएंट है उसको अच्छी सैलरी दी जाए, जो इनएफिशिएंट है उसको कम दी जाए। मतलब मेहनत करने वाले को रिकॉग्नाइज किया जाए तो मेहनत करने वाला मेहनत करता रहता है। ये सिमिलैरिटीज़ है और ये एक प्रॉपर वो है चार्ट्स, आप ऐसे ही अपनी कॉपी में इसको बना सकते हैं। तो उम्मीद है गाइस आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और अगर आपको किसी पॉइंट से कोई मतलब की चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, समाज को अच्छा बनाइए, अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिएगा। स्टूडेंट्स, धन्यवाद।